हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है क्लास जो है 12वीं के लिए पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट रहेगा और इसमें चैप्टर जो है हम दूसरा करेंगे जिसके ए पार्ट में दो ध्रुवियों का अंत। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, दो ध्रुवियों का अंत, जिसमें हम विस्तार पूर्वक सभी क्वेश्चनों पर जो है प्रकाश डालेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है शॉक थेरेपी। देखिए आज जो हम करेंगे शॉक थेरेपी के हर एक बात पे जो है डिस्कशन करेंगे। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, इसका नुकसान क्या है और इसका परिणाम क्या है। तो सारी बातों को जो है विस्तार पूर्वक जानना आपके लिए बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और ये एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। एग्ज़ाम में सदैव शॉक थेरेपी का क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है, चाहे शॉक थेरेपी क्या है ये आ जाए, चाहे इसका मतलब क्या होता है, मीन्स क्या है, या हो सकता है कि इसका नुकसान क्या हुआ और इसका परिणाम क्या निकला। तो क्वेश्चन कई हैं, लेकिन अगर आप इन बातों को ध्यान से समझते हो तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बात सबसे प्रथम यही आता है कि शॉक थेरेपी क्या है। अगर सामान्य शब्दों में देखा जाए तो शॉक थेरेपी एक जो है सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था को लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण की एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। आपको पता ही होगा कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो यहाँ पर दो शक्ति उभर के सामने आई थी, एक जो था अमेरिका और एक जो था यूएसएसआर। अमेरिका का जो नीति था पूंजीवादी था और आपको पता है सोवियत संघ का जो नीति था वो साम्यवादी था, यानी समाजवादी नीतियों के अंतर्गत चला। अब कोई आपको ज़बरदस्ती जो है आपको सत्तावादी यानी समाजवादी छोड़वा के पूंजीवादी का जो है अपनाने के लिए प्रयास करवाए तो ये दर्दनाक स्थिति होता है, क्योंकि कोई अपना जो है वास्तविक स्थिति नहीं खोता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है पूंजीवादियों ने जो है समाजवादियों को बहुत ही प्रताड़ना दिया और बाद में उन्होंने ये कहा कि आप इस रूल रेगुलेशन को अपना लीजिए। तो इसी को जो होते हैं शॉक दे के थेरेपी देना, यानी आपको झटका देते हैं और उसके बाद आप पे मलहम लगाते हैं, तो इसी को ही शॉक थेरेपी कहते हैं। अगर हम पॉलिटिकल शब्दों में देखें तो यह परिवर्तन प्रणाली रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में विश्व बैंक और IMF के प्रभावित भी थी। हालांकि पूर्वी द्वितीय विश्व युद्ध के दोनों में इसकी तीव्रता और गति भिन्न भिन्न थी, लेकिन इसकी दिशा और विशेषता काफ़ी सामान्य थी। तो जनरल सी बात आप समझ गए हो कि शॉक थेरेपी का मतलब कि शॉक थेरेपी एक सत्तावादी यानी सत्ता के लिए की गई समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण की एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। यानी संक्रमण का मतलब होता है कि इस खेमा से उस खेमा में जाना। अगर हम पहले उस खेमा में चले जाते तो शीत युद्ध की घटनाएं तो नहीं होती, लेकिन बाद में अगर जाना एक शॉक थेरेपी से कम नहीं था, तो इसका जो है शॉक थेरेपी दिया गया। अब देखा जाए तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, चलिए देखें शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमारे समक्ष जो आया है शॉक थेरेपी का मतलब, यानी क्या अर्थ होता है, क्या मीन है इसका। कहते हैं USSR का विघटन उन देशों में साम्यवाद के पतन से संबंधित था, क्योंकि आपको पता है कि USSR जो है विघटन हो गया था और कई राज्यों में जो है विघटित हो गया, टूट गया था और ये बर्लिन दीवार के कारण हुआ, क्योंकि बर्लिन दीवार गिरा दी गई और बहुत से नेता जो थे सत्तावादी हो गए और उन्होंने जो है USSR से अपने आप को अलग थलग कर लिया था। कहते समतावाद के पतन से संबंधित था जो समाजवादी गुट के सदस्य थे। यानी देखा जाए तो USSR में जितने भी व्यक्ति थे वो समाजवादी गुट के सदस्य थे, लेकिन सोवियत के बाद के ये देश एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था को लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण की प्रक्रिया से गुजरे। यानी जो है सत्तावादी यानी जो सत्ता में बने थे, बात वही है। कहते हैं शॉक थेरेपी क्या होती है और इसका मतलब क्या है, बात एक ही होती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, तो आपको थोड़ा सा आंसर भी उसी तरह से देना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जनरल सी बात है, जब USSR का विघटन हुआ तो साम्यवाद का पतन से संबंधित हो गया और जनरल सी बात है यहाँ पर सोवियत संघ के बाद ये देश जो थे सत्तावादी हो गए, यानी सब के सब जो है अपने सत्ता पे आसीन हो गए और लोकतांत्रिक जो है उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमित हो गए, यानी पूंजीवादी
अर्थव्यवस्था को पकड़ लिए। संक्रमण के मॉडल को ही शॉक थेरेपी कहते हैं, यानी जो लोग पहले समाजवादी में थे और वो पूंजीवादी में कन्वर्ट हो गए, ये जो संक्रमण हुआ इसी को ही हम शॉक थेरेपी कहे जाने लग गया। और इन सब कारणों के पीछे क्या कारण था, इसे विश्व बैंक और IMF जो है ब्रिटेन संस्थाओं द्वारा सुविधाजनक बनाया गया था। यानी देखा जाए तो सबसे बड़ा शॉक थेरेपी जो दिया गया था विश्व बैंक के द्वारा दिया गया था, और IMF और ब्रिटेन वुड्स ने भी शॉक थेरेपी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि इन्होंने जो है सभी सत्तावादी लोगों को विवश कर दिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए। तो वही बात है कि पहले आप जो थे हमें प्रताड़ना दिए, हमें तकलीफ़ दिया, और बाद में आपने हमारे घाव पे मलहम लगाया। तो इसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। पहले ही जो है सत्तावादी जो थे, अगर वो पहले ही पूंजीवादी अपना लेते तो आपको पता है जो 1945 से लेके 1991 में जो शीत युद्ध की दौर चली और युद्ध की स्थिति बनी रही, शायद ये घटना नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी ये घटना हुई। और बाद में जो सत्तावादी लोग थे वो पूंजीवादी से संक्रमित हो गए। तो जब पहले ही आपको इसी में जाना था तो इतने दौर से जो है पूरे विश्व को जो है क्यों जो है कोल्ड वॉर के आड़ में फंसाया। तो इसी को ही शॉक थेरेपी कहा गया। अब चलिए हम देखें कि शॉक थेरेपी की कमियां क्या कारण थे और इसकी क्या बैकड्रॉ था। कहते हैं आगे पॉइंट है निम्नलिखित कमियों के कारण समाजवाद ने पूंजीवाद से परिवर्तन करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था। यानी इसको ड्रॉबैक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कमियां क्या क्या हुई। कहते हैं रूस बड़े राज्य नियंत्रित औद्योगिक परिसर में निजी व्यक्तियों और कंपनियों को बिक्री के कारण अपने लगभग 90% उद्योगों को खो दिया, क्योंकि जनरल सी बात है इन्होंने पूंजीवादी को अपना लिया, और जिसके कारण रूस के बड़े राज्य नियंत्रित औद्योगिक परिसर में निजी व्यक्तियों और कंपनियों को बिक्री के कारण वहाँ पर देखा जाए तो लगभग जो है 90% उद्योगों को जो है खोना पड़ गया। और इसने इतिहास की सबसे बड़ी गैराज बिक्री कहा, यानी देखा जाए तो इतिहास में सबसे बड़ी ये बिक्री हुई, जिसके कारण संपूर्ण उद्योग लगभग गायब हो गई, क्योंकि पुनर्गठन सरकारी स्वामित्व वाली नीतियों के स्थान पर बाजार ताकतों द्वारा ले लिया गया। यानी जो सरकारी नियंत्रण में थे सारे बाजार, अब उसको जो है बाजार ताकतों ने ले लिया। तो ये बहुत बड़ी कमियां हुई और बहुत बड़ी इसके जो है देखा जाए हुआ। इसे उद्योग का कम मूल्यांकन किया गया, उन्हें आने पौने दाम पर बेच दिया गया। जर्नल सी बात है जब उन्होंने पूंजीवादी अपनाने के लिए कहा तो उद्योगों को जो है कौड़ी के भावों में बेच दिया गया, क्योंकि जर्नल सी बात है जब यहाँ पर सरकार के नियंत्रण खत्म हो गया तो देखा जाए तो सभी आम इंसानों ने ये जो है बाज़ारों को जो है आने पौने कौड़ियों के दामों में जो है बड़े बड़े उद्योगों को बेच दिया, जिसके कारण जो है USSR को बहुत बड़ा धक्का लगा, और ये उनके लिए शॉक थेरेपी से कम नहीं थी। इसने सामाजिक कल्याण की पुरानी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया। यानी सामाजिक कल्याण जो समाजवादी विचारधारा थी, जो पुराने रीति रिवाज थे, उसको जो उन्होंने पूरी तरह से ही नष्ट कर दिया, क्योंकि अब साम्यवादी के जगह जो है पूंजीवादी ने अपना घर कर लिया, अपना स्थान ग्रहण कर लिया, जिसके वजह से देश में बहुत नुकसान हुआ। कहते हैं रूस के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण इनका स्थापित हो गया। अगला पॉइंट हमारे समक्ष यही आया है कि मुद्रास्फीति की उच्च दर के कारण, यानी मुद्रास्फीति यानी जो करेंसी थी उसकी दर उच्च के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में जो है नाटकीय रूप में गिरावट आ गई। यानी देखा जाए जो रूबल थी वो बहुत ही कम हो गई, उसका वैल्यू जो था पूरे विश्व में बहुत ही कम कर दिया गया। अब जर्नल सी बात है किसी की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत रहती है जब उसके जो है करेंसी मजबूत होती है। तो देखा जाए तो जो रूबल चल रहा था उस क्षेत्र में वहाँ पर जो है नाटकीय गिरावट आ गई, और 1989 से लेकर 99 के बीच रूस की वास्तविक GDP में भी गिरावट आ गई। तो देखा जाए तो रूस को जो यहाँ पर बिल्कुल ही तबाह कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी GDP भी बहुत निचले स्तर पर आ गई। सरकारी सब्सिडी की वापसी ने समाज के बड़े हिस्सों को गरीबी को धकेल दिया। यानी देखा जाए तो सरकार ने सब्सिडी वापसी जो वापस ले लिया उसने सब्सिडी वाली कहानी,
तो इससे जो है गरीब लोगों को जो है और गरीब बना दिया। ठीक है, ये सारे के सारे कमियां थी और यह कई आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए माफिया के रूप में उभरा। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है आम व्यक्तियों को जो सारा नियंत्रित जो है माफिया लोग करने लगे, यानी बुरे लोगों के हाथों में चला गया। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है। निजीकरण ने कई असमानताओं को जो है जन्म दिया, क्योंकि निजीकरण सरकार जो सार्वजनिक थी अब निजीकरण कर दिया गया। और निजीकरण का करने के कारण जो था अमेरिका, देखा जाए बहुत से ऐसे देश थे जो इन देशों को जो है व्यापारों को अपने अधीन कर लिए, क्योंकि सारे के सारे जो है सेक्टर जो है निजीकरण के अंतर्गत चली गई। यानी जितने भी उद्योग थे सब निजीकरण में आ गई और असमानताओं को जन्म दे दिया, जिसे रूस और अमीर कहते हैं, रूस को और अमीर और गरीब लोगों के बीच में विभाजित कर आर्थिक असमानता पैदा कर दी। यानी अमीर और अमीर हो गया और गरीब हो गया, जिसके कारण बहुत सारे असमानता पैदा हो गई। तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति थी यहाँ पर शॉक थेरेपी के अंतर्गत। इसलिए शॉक थेरेपी ने अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया और पूरे क्षेत्र के लोगों पर जो है आपदा ला दी। यानी शॉक थेरेपी के कारण पूरा जो है रूस तहस नहस हो गई, क्योंकि सरकार भी तो यही चाह रही थी यूएसए सरकार ये चाहती थी कि रूस जो है ख़त्म हो जाए। और ऐसा ही हुआ जब इन्होंने शॉक थेरेपी की नीति को अनुसरण किया और इसके कारण जो है पूरा यूएसएसआर जो है विघटित हो गई। अगर आगे हम पॉइंट पे बात करें तो शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले, परिणाम क्या थे। देखा जाए तो शॉक थेरेपी सोवियत अर्थव्यवस्था के लिए एक वास्तविक झटका साबित हुआ, क्योंकि शॉक थेरेपी जो थी सोवियत अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक झटका यानी बहुत बड़ा झटका थी। इससे साम्यवादी अर्थव्यवस्था और क्षेत्र के लोगों को बर्बाद कर दिया। जो लोग साम्यवादी विचारधारा थे और जो साम्यवादी के अंतर्गत चल रहे थे, उनके अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्रों को लोगों को जो है बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दिया। और इसके कारण राज्य नियंत्रित औद्योगिक इकाई ध्वस्त हो गई। राज्य के जितने भी औद्योगिक इकाई थी सब तहस नहस ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई। और सरकारी उद्यमों को बड़े पैमानों पर निजीकरण हुआ, यानी जितने भी सरकारी उद्यम थे, सरकारी उद्योग थे, सबको जो है निजीकरण कर दिया गया। जैसे भारत में भी देख सकते हो कि अभी इसके समय जो है निजीकरण की जो है नीतियों को अपनाई जा रही है। सारे रेलवे हो, सभी हो, सरकार जो है निजीकरण कर रही है, बड़े बड़े कंपनियों को हाथों में सौंप रही है। तो कुछ कंडीशन उसी प्रकार से दिख रही है भारत में भी। और इसके बाद राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों को नीलामी हो गई। जो राज्य के स्वामित्व थे या राज्य के अधीन थे वो सारे उद्योगों को जो है इन्होंने नीलाम कर दिया। जैसे विश्व इतिहास में सबसे बड़ा गैराज बिक्री कहा गया, यानी देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ी जो बिक्री हुई वो यूएसएसआर में ही हुई, जिसको शॉक थेरेपी के परिणामों के अंतर्गत देखा जा सकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो मृदा समृद्धि बढ़ती दर के कारण लोग गरीबी में धकेलने के कारण रूसी जो है मुद्रा रूबल में जो है बहुत काफ़ी गिरावट आई। ये भी इसके परिणाम थे। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, शब्द जो है बदले हुए हैं लेकिन है वही, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। यानी देखा जाए ड्रॉबैक हो या परिणाम हो, कहते काफ़ी हद तक सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें समझना ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते जो भी आपको शब्द आसान लगता है उन शब्दों को ही आप ग्रहण करें और उसी बात को अनुसरण करें और समझें और नोट करें, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ यहाँ सिंपलिसिटी की है कि जो चीज़ें आपको समझ में आ रहा है, जो आसान वर्ड है उसको लिखिए। इसलिए मैंने इसको 2 भागों में जो है बांट दिया है, क्योंकि मुद्रा समृद्धि बढ़ती दर के कारण लोगों को गरीबी में धकेलने के कारण रूसी जो है मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय रूप से गिरावट आ गई। यानी काफ़ी रूबल का जो है कीमत उस समय घट गई, जिसके कारण जो है काफ़ी बड़ा जो है शॉक लगा। सरकार द्वारा सब्सिडी वापस लेने के समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। यानी सरकार जो अब सब्सिडी के लिए वापस लेने से जो है पुरानी व्यवस्था जो चल रही थी वो बिल्कुल ही तहस नहस हो गई, क्योंकि ये भी उस सरकार की नीति थी। और इसमें अंतिम पॉइंट यही है कि इसने अमीर और गरीब के बीच जो है खाई का चौड़ा कर दिया। अमीर अमीर हो गए, गरीब गरीब हो गया और इनमें आर्थिक विभाजन को और मजबूत किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहते हैं कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैसे भी हो, अगर बड़े मार्क्स में यू है तो इससे अधिक पॉइंट आपको मांग ही नहीं सकता। ठीक है, दोनों पॉइंट एक जैसे ही है, इसलिए आप दोनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट जो आपको सरल लगता है उसको नोट करके आप याद कीजिए। अगर हम बात यहाँ पर करें द्वितीयता की परिभाषा की, तो कहते हैं एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है।
और जानना भी जरूरी है। द्विध्रुवता को विश्व व्यवस्था की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी बाइपोलैरिटी को जो है द्विध्रुवता विश्व की व्यवस्थाओं की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है कि एक प्रणाली है जिसमें अधिकांश वैश्विक आर्थिक, सैन्य और संस्कृति प्रभाव दो राज्यों के बीच में होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि दो ध्रुवता का मतलब होता है दोस्तों एक प्रणाली है जिसमें दो देशों के बीच, जिसमें अधिकांश वैश्विक दो देशों के बीच आर्थिक, सैन्य, संस्कृति प्रभाव दो राज्यों के बीच में हो। इसे दो ध्रुवता के नाम से जाना जाता है, यानी इसको हम बाइपोलैरिटी कहते हैं। यानी यही बात है कि इन्फ्लुएंस बिटवीन द टू स्टेट देयर इज ए मेजॉरिटी इज ग्लोबल इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चर इन्फ्लुएंस हियर। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह जाता है एग्जाम व्यू से कि दो ध्रुवता से आप क्या समझते हो, यानी बाइपोलैरिटी क्या होती है। तो बाइपोलैरिटी एक व्यवस्था है, एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत दो राज्यों के बीच आर्थिक, सैन्य और संस्कृति प्रभावों का जो है आदान प्रदान होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, समझ में भी आपको आ गया होगा। यदि हम यहाँ पर बात करें यूएसएसआर के विघटन के कोई दो कारण बताएं। देखिए यहाँ पर तो हमसे दो कारण पूछा गया है, लेकिन त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 2 के जगह 5 नंबर के क्वेश्चन पे ही अपना विश्वास रखता है, क्योंकि 5 पॉइंट तो बच्चों को पता होना ही चाहिए। यहाँ पर बेसिकली 2 पॉइंट पूछ ले आपसे, 3 पॉइंट पूछ ले, 4 पॉइंट पूछ ले, इसका कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ अर्थ ये है कि आपको कम से कम 5-6 पॉइंट जो है दिमाग में होना ही चाहिए। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम व्यू से बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि यूएसएसआर के विघटन के क्या कारण हो सकते हैं। जबकि यूएसएसआर जो है एक खेमा थी जो अमेरिका से टक्कर लेने के लिए बहुत ही सक्षम थी, और अमेरिका का इतना हिम्मत नहीं हुआ कि यूएसएसआर पर जो है अटैक कर सके, न यूएसएसआर का हिम्मत हुआ कि अमेरिका पर अटैक कर दे। तो इसका मतलब है कि दोनों ही देश बहुत ही पावरफुल थे, लेकिन फिर भी यूएसएसआर का विघटन होना किन परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ, तो इस पर हम विस्तारपूर्वक प्रकाश डालेंगे। अब बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। देखा जाए तो सोवियत संघ विघटन के लिए कुछ कारण थे। पहला कारण तो यही दर्शाया गया है कि सोवियत संघ के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण उचित नेतृत्व का अभाव था। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई भी देश हो, कोई भी पार्टी हो, किसी चीज़ का विघटन होता है तो वो विघटन इन्हीं कारणों से होता है कि उसमें कोई अच्छा नेतृत्व करने वाले लोग नहीं होते। अगर घर ही की बात कर ले हम, अगर घर में अगर माता पिता बच्चों पे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो घर भी जो है विघटन हो जाता है। तो उसी तरह देश की बात आती है। तो सोवियत संघ के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण उचित नेतृत्व का अभाव था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सबको लेके चल सके और सबका विकास भी करने योग्य रहे। पार्टी और सरकार के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं थी, न पार्टी के पास कोई रूपरेखा थी, न सरकार के बीच था। सब अपने ही रास्तों पे चल रहे थे। कहते हैं कोई पार्टी तभी आगे सफल होता है जब प्रत्येक व्यक्ति एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर पार्टी का कुछ और उद्देश्य था और सरकार का कुछ और उद्देश्य था। तो इसका मतलब ये हुआ सरकार जो बनाई गई तो सरकार का अपना एक उद्देश्य था, और जिस सरकार जिस पार्टी से बनी उस पार्टी का अपना एक उद्देश्य था। तो इन दोनों के बीच में स्पष्ट रेखा नहीं थी, क्योंकि एक ही राजनीतिक दल का सत्ता संभाल रहा था। क्योंकि देखिए, जिस पार्टी की सरकार थी उसी पार्टी की सरकार भी बनी थी। इसमें मिखाइल गोलबोचे की पार्टी थी और गोलबोचे जो है मेन प्रेसिडेंट बने, लेकिन कहते हैं पार्टी की अपनी बात थी और मिखाइल गोलबोचे एक अलग ही कुछ करना चाहते थे। यानी देखा जाए तो इसमें स्पष्टता की बहुत कमी थी, जिसके कारण यूएसएसआर का विघटन होना स्वाभाविक बात था। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो मिखाइल गोलबोचे की जो है एक अपनी नीति थी। यानी मिखाइल गोलबोचे जो था पेरेस्ट्रोइका और ग्लानोस्ट की नीतियों पर विश्वास रखता था।
ये एक ऐसा नीति था जिसमें लोगों को जो है आर्थिक स्वास्थ्य के से बचाना था, लेकिन पार्टी इस बात को नहीं मान रही थी। देखा जाए तो मिखाइल गोर्बाचोव जो थे बहुत ही दूरदर्शक थे और वो समझते थे कि देश की कैसी भलाई होना चाहिए, लेकिन ये भलाई उनके पार्टी को ही रास नहीं आई और उनकी नीति यूएसआर के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी साबित हुई। जो इन्होंने नीति बनाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासnost की, तो ये उनके अच्छे नीति थी, लेकिन यही नीति आर्थिक स्वास्थ्य की जो नीति थी, कहते हैं यूएसआर के बिगड़ने के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। ऐसा होता है, कुछ व्यक्ति अच्छा करना चाहते हैं तो उसको किए करने नहीं दिया जाता है, और कुछ गलत करता है तो उसको शाबाशी दी जाती है। मिखाइल गोर्बाचोव अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी उनका साथ ही नहीं दे रहे थे, जबकि उसी पार्टी से वो निकले थे। उनका विचारधारा कुछ और था, पार्टी का विचारधारा कुछ और होता है। दोस्तों, ये हर एक देश में अभी के समय में भी होता है। कोई बड़े मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी पद पे जाते हैं, वो अच्छा से अच्छा करने में सक्षम इसलिए नहीं होते हैं कि उनको डर होता है कि कुछ अच्छा हम करेंगे तो पार्टी जो है हमारा साथ छोड़ देगी, तो इसलिए वो पार्टी जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। और ये बहुत दुखदायी परिस्थिति होती है कि सरकार का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जन कल्याण की बातें करे। पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि इलेक्शन में हम जीत हासिल कैसे करें। तो इसलिए जो है बीच रास्तों में मिखाइल गोर्बाचोव को जो उसकी पार्टियों ने छोड़ दिया। जो उनकी नीतियां थी वो नीतियां भी फेल हुई और ये यूएसएसआर के विघटन करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है कारण बन गया। अगले पॉइंट पर अगर हम प्रकाश डालें तो देखिए, सोवियत संघ के कम्युनिस्ट विरोधी ताकतों को अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त था। और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। इसका अर्थ यही हुआ कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट विरोधी ताकतों को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त था। सोवियत संघ के जो कम्युनिस्ट विरोधी पार्टी थी उसको अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों का साथ था। जैसे मान लीजिए भारत में भी कई तरह के पार्टी है। एक पार्टी भारत में कार्यरत है और उससे सरकार है, और दूसरी पार्टी है उसको जो है अमेरिका से सहयोग मिल रहा है, पाकिस्तान से सहयोग मिल रहा है। तो जैसा अमेरिका कहेगा, जैसा पाकिस्तान करेगा, वैसा ही वो पार्टी करने की कोशिश करेगी। तो जनरल सी बात है, भारत में सांप्रदायिक दंगा फसाद होना स्वाभाविक बन जाता है। तो ऐसा ही उस समय भी हुआ। कहते अपने ही लोग अपने ही देश को बर्बाद कर दिए, क्योंकि ये लोग जो थे अमेरिका के साथ मिल गए और पश्चिमी देशों के समर्थन प्राप्त कर लिए और अपने देश की भलाई इन्होंने नहीं सोचा। वही बात आ गई ना जो हमारे देश में अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज़ यहाँ पर आए और उनको पता था कि यहाँ राजवाड़ों का शासन होती है, और उनको ये भी बात पता था कि राजवाड़े में ऐसे बहुत से मंत्री हैं जो राज्य हासिल करने के फिराक में हैं। तो इन्होंने इसी बात पे जो है अटैक किया कि जो व्यक्ति राज्य हड़पने के फिराक में है उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया राज्य के बारे में। और फिर क्या हुआ उसका तो आपको पता ही है कि 2.5 साल की जो है हमें जंजीर मिल गई, ठीक है, हम पराधीन हो गए। तो ऐसा ही यूएसआर के विघटन में भी हुआ कि जो विरोधी पार्टी थे उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त कर लिया। और समर्थन प्राप्त करने का अर्थ होता है कि वो अपने देश के बारे में हर एक घटना उनको बेखूबी बताए। और ऐसा ही हुआ कि सारी भेद जो है अमेरिका और जो यूरोपीय देशों को उन्होंने बता दिया और उन्होंने जो है इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने जो है विघटन करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। गोर्बाचोव ने अपनी उदार नीतियों के कारण इन ताकतों को उखाड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि गोर्बाचोव के जो थे उदार नीतियाँ थी और उदार नीतियों से इसको उखाड़ फेंकना संभव नहीं था। क्योंकि इन पार्टियों को अगर जो है मिखाइल गोर्बाचोव प्रयास करते उखाड़ फेंकने की तो शायद यूएसएसआर का विघटन नहीं होता। लेकिन देखा जाए तो इन पार्टियों ने जो है 2 पावरफुल देश अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों से जो समर्थन प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण जो है गोर्बाचोव ने कुछ नहीं कर सके। जनरल सी बात है, ये काफ़ी पावरफुल थे और अपने ही देश में जो है अपने ही पार्टियों का जो इन्होंने समर्थन खो दिया। तो जनरल सी बात है यूएसएसआर का विघटन तो होगा ही होगा। उसके पश्चात है समाजवादी मनुष्य और समाजवादी संस्कृति के निर्माण के लिए कभी भी कोई प्रयास नहीं किया गया।
कहते हैं यूएसएसआर के विघटन का सबसे बड़ा कारण ये भी बना कि समाजवादी मनुष्य और समाजवादी संस्कृति के निर्माण के लिए भी कभी कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि यूएसएसआर का जो है मेन मोटिव जो था साम्यवादी था, यानी सोशलिस्ट था। और अमेरिका का क्या था विचारधारा? कैपिटलिस्ट, यानी पूंजीवादी। अमेरिका तो अपनी विचारधाराओं पर चल रहा था, लेकिन यूएसएसआर अपनी विचारधाराओं पर नहीं चल रहा था, जिसके कारण इसका विघटन होना स्वाभाविक था। क्योंकि ना तो इनके पार्टियों ने समाजवादी मनुष्य और समाजवादी संस्कृति के निर्माण के कोई प्रयास ही नहीं किया अपने देश में, जिस कारण जो है यूएसएसआर का विघटन होना स्वाभाविक था। यदि बात हम आगे अगला क्वेश्चन के करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोवियत संगठन के विघटन के परिणामों का वर्णन करें। तो यहाँ पर 4 परिणाम क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, लेकिन हम 6 पॉइंट पे करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी हो जा सकता है, 4 में भी, 5 में भी। तो जनरल सी बात है, आपको कम से कम 5-6 पॉइंट तो दिमाग में होना ही चाहिए, चाहे वो 2 कह दे, 3 कह दे, हमें से नहीं है, कोई क्वेश्चन करना है। और आपको पता है कि हम जितने क्वेश्चन इसमें हम करेंगे इस वीडियो में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसलिए आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहना पड़ेगा और सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक क्वेश्चन आपको आता ही रहेगा। कहते हैं ये जो दूसरा चैप्टर का है उसके बाद हर एक चैप्टर का आपको आता ही रहेगा। तो इसलिए अच्छा है कि सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, नहीं तो शायद आप किसी भी वीडियो से अनभिज्ञ हो जाइएगा, तो शायद वो क्वेश्चन आपको नहीं प्राप्त हो। और वो एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे ही जो है वीडियो बनाता है, जो एग्ज़ाम व्यू से आना है। और कहते हैं ये आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। सिर्फ आपके समक्ष जो होगा क्वेश्चन के रूप बदल जाते हैं, लेकिन आंसर वही रहता है। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को भी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए आप क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर सोवियत संघ विघटन के परिणामों का हमने चर्चा करना है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले। विघटन तो हो गया और विघटन के कारणों का हमने ऊपर चर्चा किया है। अब यहाँ परिणामों की हम करेंगे कि परिणाम क्या निकला, जब विघटन हुई तो इसके क्या परिणाम आए। तो चलिए हम परिणामों पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश करें। सबसे पहली बात है सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम थे। सोवियत संघ विघटन का मतलब था शीत युद्ध का अंत था, क्योंकि आपको पता ही है कि यूएसए, अमेरिका और सोवियत संघ, उनमें से अगर कोई भी पीछे हट जाता तो जनरल सी बात है जो कोल्ड वॉर इतने सालों से चल रही थी, आपको पता ही होगा कोल्ड वॉर जो थी 1945 से स्टार्ट हुई और 1991 में जाकर ख़त्म हुई। ये बहुत लंबा दौर था। कहते हैं इस लंबी दौर में लोगों के मन में डर बना रहता था कि कोई भी सुपर पावर जो है एक दूसरे पर अटैक करेंगे और दूसरे देशों को जो है अपने अधीन कर लेंगे। इसमें क्यूबा में शायद संकट भी थी, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसको आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये बात साफ करता है कि सोवियत संघ विघटन का मतलब था किसी एक शक्ति का पावरफुल बन जाना। तो सोवियत संघ का तो विघटन हो गया, तो जर्नल सी बात है अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ गया, क्योंकि शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर के बीच प्रतिद्वंद्विता की पराकाष्ठा थी, और इस प्रकार शीत युद्ध के टकराव का अंत भी हो गया। क्योंकि आपको पता है, साधारण वर्ड में मैं बताऊं तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर के बीच जो ये प्रतिद्वंद्विता थी, यानी जो ये संघर्ष थी, वो पराकाष्ठा का था। पराकाष्ठा का मतलब होता है दोस्तों अपनी इज्जत सम्मान के लिए था, क्योंकि एक दूसरे पे अटैक करके अपनी इज्जत कोई गंवाना नहीं चाहते थे और पूरे विश्व में हंसी नहीं रुलाना चाहते थे। इसलिए शीत युद्ध का मतलब ही था कि युद्ध की स्थिति पैदा होना, लेकिन युद्ध नहीं होना। यानी कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, वो कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसी सिर्फ बातें होती हैं, बातों का युद्ध, मीडिया का युद्ध, एक दूसरे को नीचा दिखाने का युद्ध। तो जर्नल सी बात है जो प्रतिद्वंद्विता थी वो सोवियत संघ के विघटन का के कारण ख़त्म हो गई, और सोवियत संघ के विघटन के कारण में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण स्थान था। ये आपने जो है पढ़ा भी है विघटन के कारण क्या थे, क्योंकि वो जो है कम्युनिस्ट पार्टी को अपने अधीन कर लिया और उनके नेताओं को जो जैसा कहा वैसा ही उन्होंने किया। तो जो है सोवियत संघ का विघटन होना स्वाभाविक था, और इसका परिणाम यही निकला कि अमेरिका जो था पावरफुल कंट्री बन गई और अमेरिका का जो है वर्चस्व आगे आ गया। दूसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि सोवियत संघ के विघटन के सत्ता संबंधों में
नाटकीय परिवर्तन हुआ, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन सत्ता में आपको पता नाटकीय परिवर्तन हुआ। क्योंकि जैसे भारत में भी आपको पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी पाकिस्तान क्षेत्र की मांग किया, उसी तरह सोवियत संघ में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जो देश सोवियत संघ के सदस्य थे, साथ मिले हुए थे, जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ सब के सब जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और अपने आप को अलग थलग कर लिया। उथल पुथल हुई जिसका विश्व राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव पर देखने को मिला। विघटन ने विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका नामक एकमात्र शक्ति की प्रभुता या कई शक्तियों की प्रभुता के लिए रास्ता खोल दिया। क्योंकि जनरल सी बात थी, उसमें दो ही शक्ति उभरी थी, सोवियत संघ और अमेरिका। आप जनरल सी बात है, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका ही पावरफुल बन गई है और अमेरिका आज भी पावरफुल बना हुआ है। तो यही बात यहाँ दर्शाता है कि इसमें जो है सोवियत संघ विघटन ने सत्ता के संबंध में नाटकीय परिवर्तन देखने को मिला और इसका उथल पुथल पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा। क्योंकि इस विघटन के कारण क्या हुआ, अमेरिका का प्रभुता और स्थापित हो गया और अमेरिका को जो है सभी देशों पर जो है प्रभुता रखने का जो है रास्ते बिल्कुल ही साफ कर दिए। क्योंकि अब उसको रोकने वाला सोवियत संघ तो विघटित हो चुकी थी। आगे अगर 32वां पॉइंट की अगर हम ध्यान दें तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी ब्रिटेन वुडल संस्था दूसरी दुनिया के देशों को जो है विकासात्मक आवश्यकताओं के जो है मद्देनजर सक्रिय खिलाड़ी बन गई। क्योंकि विश्व बैंक और राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक तरह से जो है सक्रिय खिलाड़ी बन गया। क्योंकि जिसके पास विश्व बैंक था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था, वो जनरल सी बात थी पावरफुल था और ये अमेरिका के पास ही रह गई। क्योंकि वह विश्व बैंक और एफआई से पैसा उधार ले रहे थे। अब देखिए, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अमेरिका के पास होने का मतलब था कि इनसे जो है पैसा उधार लेगा हर एक देश और हर देश जो है कर्जों में डूबेगा। और अमेरिका के लिए ब्रेटन वुडन संस्था की तरह काम किया। और देखा जाए तो यहाँ पर जो है मद्देनजर जो है सक्रिय खिलाड़ी बन गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है यहाँ पर दायित्व जो है बदल ही गई, जो हमने शॉक थेरेपी में भी बात किया था। क्योंकि उन्होंने जो है यूएसएसआर को भी ऑफ़र किया था कि पहले तो उनको जो है ख़त्म कर दिया और बाद में जो है उनको सहूलियत देने लग गए। तो वही था कि शॉक थेरेपी, यानी उनको पहले आघात किया और फिर जाके उनको पे उपचार करने की कोशिश किया। और ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कारण ही हुआ। तो ये देखा जाए तो सोवियत संघ विघटन में चौतरफा यहाँ पर जो है वर्डिंग लगा, चौतरफा यहाँ कार्य प्रणाली हुई। उसके पश्चात जो अगला परिणाम आया वो था दुनिया ने अपनी स्वतंत्र आकांक्षाओं के साथ नई जो देशों का उदय भी देखा। क्योंकि सोवियत संघ के विघटन हो जाने के कारण कई देश का उदय हुआ। क्योंकि पहले सोवियत संघ जो बनाई गई थी यूएसएसआर कई देशों से मिलके बनी थी और जैसे ही इसका नष्ट हुआ देखा जाए तो नए देशों का जो है उदय होना स्वाभाविक बना दिया। और अगली पॉइंट की हम बात करें, ब्लास्टिक राज्य अर्थात एस्टोनिया, लिथुआनिया और लतविया यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। ये सब जो थे यूरोपीय संघ में शामिल हो गए और बाद में नाटो के सदस्य भी बन गए। तो जनरल सी बात है, ऐसे देशों के लिए ये शुभ अवसर था। क्योंकि वो सोवियत संघ के विघटन का रास्ते ही देख रहे थे कि जैसे सोवियत संघ का विघटन होगा ये जो थे अपना अलग ही स्वतंत्र राष्ट्र बना लिया और ये जो थे नाटो के सदस्य भी बन गए। उसके पश्चात देखा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है, यानी 6वां पॉइंट बताता है संदेह नहीं है कि सारे ख़त्म होने का महत्वपूर्ण परिणाम अमेरिका अध्यत्व की अवधि का जो है उद्घाटन था। यानी अमेरिका का जो है प्रभुता का स्थापना हुआ, इसमें पूंजीवादी का विजेता घोषित किया गया और साम्यवादी ख़त्म हो गया। तो इसमें यही इसका परिणाम निकला कि अमेरिका का जो है वर्चस्व बढ़ गया, यानी उसकी हजमनी जो है बढ़ गई और पूंजीवादी का विजय हुआ, यानी अमेरिका का विजय हुआ और यूएसएसआर जो है ख़त्म हो गया, यानी साम्यवादी सदैव के लिए ख़त्म हो गया। तो ये परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण थे। देखा जाए तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण थे और एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो कि 5th है, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्व रखता है एग्ज़ाम व्यू से
क्वेश्चन को हम देखते हैं, सोवियत प्रणाली में सुधार के लिए गोर्बाचोव की भूमिका और यूएसएसआर पर इन सुधारों का प्रभाव क्या दिखा। यानी आपको पता ही है, हमने डिस्कस भी किया है कि सोवियत प्रणाली के जो है गोर्बाचोव ने बहुत सुधार करने की कोशिश किया, लेकिन आपको पता है कि सुधार करने से कुछ लोग जो होते हैं खुश नहीं होते हैं, और कुछ लोगों के लिए खुशी की बात होती है, क्योंकि हमारे समाज में कई विचारधारा के लोग रहते हैं। कुछ सुधार होता है तो बहुत ही लोग खुश होते हैं। जैसे आपको पता है, जब नोटबंदी हुई तो आम व्यक्ति जो थे बहुत खुश थे, लेकिन बड़े बड़े नेता खुश नहीं थे। इसका क्या कारण हो सकता है? अगर ये बात आपको अगर समझ में होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि आम व्यक्ति खुश थे और बड़े बड़े लोग जो थे, जो मंत्री लोग सब थे, संसद के बाहर काली पट्टी बांध के बैठे पड़े थे। आखिर वो काली पट्टी क्यों बांध रखे थी? इसका प्रश्न मुझे आज तक नहीं मिला। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए कि ये लोग आखिर क्यों काले पट्टी बांध के जो थे संसद के बाहर बैठे थे। तो यही बात यहाँ पर भी आता है। गोर्बाचोव का जो सोच विचार था अच्छा था, वो सोवियत संघ के बहुत ही हितैषी थे और वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अच्छा कई लोग को रास नहीं आई और उन्होंने जो है अमेरिका से गठजोड़ कर लिया, और इसी कारण जो है सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ का जो है विघटन हुआ। लेकिन देखा जाए तो गोर्बाचोव ने क्या सुधार किया और गोर्बाचोव सुधार में क्या भूमिका थी और सुधार क्या था, तो इसी के विषय में हम विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इसलिए मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, जब तक बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब तक जो है वो आंसर नहीं दे सकते। आप प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हो, पढ़े मारते हो, समझ में भी आ जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बदल जाता है और आंसर उसका वही होता है, लेकिन आप कर नहीं पाते। कारण क्या है? आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं है। तो यहाँ साफ शब्दों में है कि सोवियत प्रणाली में सुधार के लिए गोर्बाचोव की क्या भूमिका थी और इस सुधार का क्या प्रभाव पड़ा पूरे सोवियत प्रणाली पर। तो समझ में तो आ गया होगा क्वेश्चन। अब चलिए गोर्बाचोव के बारे में जान जाए कि आखिर मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे, आखिर वो कौन थे और क्या सुधार वो करना चाहते थे। मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जनरल सेक्रेटरी थे, यानी सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पर पार्टी थी, उनका वो महासचिव थे, मुख्य थे। उन्होंने सोवियत प्रणाली में सुधार की शुरुआत किया, यानी इन्होंने जो है सोवियत प्रणाली में सुधार का शुभ आरंभ किया और पश्चिम के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश किया। देखिए, राजनीतिक नेताओं का यही होता है कि वो देशों के साथ अच्छे संबंध बनाएं, ठीक है। और सोवियत संघ प्रणाली सुधारों की शुरुआत इन्होंने किया। सबसे पहले पश्चिम देशों के साथ जो है सामान्य संबंध बनाने की उन्होंने बेशक कोशिश किया और उन्होंने सोवियत संघ के लोकतांत्रिक बनाने और सुधार करने की भी कोशिश की। देखिए, देशों को लोकतांत्रिक बनाना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोगों का राज। और देखा जाए तो मिखाइल गोर्बाचोव का विचारधारा भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो अपने सोवियत संघ को जो है लोकतांत्रिक बनाना चाहते थे, जहाँ लोगों का राज हो, और ये सुधार करने की उनकी बहुत कोशिश थी। और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो आप समझ गए होंगे कि मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे। आप ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि मिखाइल गोर्बाचोव थे कौन, तो आपको याद रहना चाहिए कि मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे और इन्होंने कई सुधार किए, कई सुधार करने की कोशिश किया। मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा शुरू किए गए कुछ सुधार कुछ इस प्रकार है, जो हम यहाँ पर लिए, हमने महत्वपूर्ण बातों को ही यहाँ पर जगह दिया है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसको नोट भी कीजिए और ध्यान से समझिए भी, तभी आपको समझ में आएगा। कहते हैं ऊपर ऊपर समझने से कोई फ़ायदा नहीं है। तभी त्रिपाण स्टडी सदैव कहता है कि जब भी त्रिपाण स्टडी सेंटर की वीडियो देखिए तो एकांत में देखिए, शांत मन से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें समझ बहुत है, सिर्फ समझने वाले बच्चों की कमी है। अब यहाँ पर गोर्बाचोव द्वारा शुरू किए गए कुछ सुधार कुछ इस प्रकार था। पहला था, उन्होंने पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन और ग्लानोस्ट यानी खुलापन जो है आर्थिक और राजनीतिक सुधार नीति पेश की। यानी देखा जाए तो मिखाइल गोर्बाचोव जो थे
सबसे पहला सुधार तो ये करना चाहते थे कि पुण्य गठन, सभी राज्यों का पुण्य गठन करने की विश्वास रखते थे और खुलापन रखना चाहते थे अपने, जैसे भारत भी आज अपने अपने यानी खुलापन की भावना रखी हुई है, तभी पूरे देश को जो है आमंत्रित कर रही है भारत में व्यापार करने के लिए और भारत में जो है फैक्ट्री लगाने के लिए। तो गुलबचन ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश किया कि देश को पुण्य गठन किया गया कि सभी देशों को, राज्यों को मिलाएं और सबको पुण्य गठन करें और खुलापन की नीतियों को उन्होंने जो है अनुसरण किया और आर्थिक और राजनीतिक सुधार की नीति भी पेश की कि आर्थिक और राजनीतिक सुधार होनी चाहिए, ये इनका प्रमुख सुधार था। उसके बाद उन्होंने परमाणु हथियार पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षर करके अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ को रोक दिया। ये उनकी बहुत अच्छी पहल थी, क्योंकि आपको पता था कि जब शीतकाल चल रही थी, शीत युद्ध चल रही थी, तो उस समय हथियारों की एक होड़ सी लग गई थी। कहते हैं अमेरिका, सोवियत संघ, यूएसएसआर हथियारों को इतनी तरह से जो है बनाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं बता दूं आपको कि जब जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ तो उसकी खात्मा जो थी एक बहुत ही विनाशकारी घटना के साथ हुई थी। शायद आपको पता होगा कि हिरोशिमा नागासाकी पर जो है अमेरिका ने परमाणु बम गिरा के पूरे दुनिया को जो है हिला के रख दिया। और यही मिखाइल गोर्बाचोव नहीं चाहते थे कि अमेरिका फिर से कोई ऐसा गलती करे और उस क्षेत्र में जो है जनजीवन की जो इतनी हानि पहुंचे। इसलिए उन्होंने अच्छे कामों के रूप में सबसे पहले उन्होंने इसी बात का अनुसरण किया कि उन्होंने परमाणु हथियारों को नियंत्रण के लिए अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए और जो हथियारों की होड़ मची हुई थी उस पर रोक लगाने की कोशिश किया। आज भारत भी इसका वकालत करता है कि बड़े बड़े हथियार, परमाणु हथियारों पर नियंत्रित होना चाहिए और इसकी होड़ जो है वो कम ना चाहिए। नहीं तो कहीं अगर ऐसा ना हो कि हम अपने ही आवेश में पूरे जनजीवन को ही तहस नहस कर दें। और इसका आज भी होड़ बनी हुई है। अमेरिका सदैव ही इन हथियारों का जो है घर रहा है। उसके पश्चात है उसने अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप में सोवियत सेना हटा ली। देखिए ये गोर्बाचोव का बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार था कि जो अफगानिस्तान में सेना लगाई गई थी गोर्बाचोव से पहले और पूर्वी यूरोप में गोर्बाचोव ने उनको स्वतंत्र कर दिया, उनको जो है पूरी तरह से जो छोड़ दिया, वहाँ की सारी सेनाओं को हटा लिया जिससे वहाँ के जनजीवन सामान्य हो सके। ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार था। उन्होंने जर्मनी को एकीकरण में भी सहायता किया। जब जर्मनी के एकीकरण हो रहा था तो गोर्बाचोव के कारण ही हो रहा था और गोर्बाचोव ने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें योगदान दिया और ये काफ़ी उनका महत्वपूर्ण कार्य था। उसके पश्चात हमारे समक्ष है गोर्बाचोव द्वारा किए गए सुधार का जो है यूएसएसआर पर क्या प्रभाव पड़े। देखिए सुधार तो आपने समझा, जाना, बहुत ही अच्छे सुधार किया गया जो कि होना चाहिए। जग कल्याण के लिए ऐसे सुधार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सुधार सब लोगों को रास नहीं आई तो इसका प्रभाव भी पड़ा, अवश्य पड़ा। कहते हैं पहला प्रभाव तो इस सुधार का यही पड़ा कि आम लोग पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ता की नीति में जो है निर्धारण की तुलना में व्यवस्था में खुलापन और पुनर्गठन लाने के लिए अधीर हो गए। यानी उनमें बहुत जल्दबाजी हो गई कि जल्द से जल्द जो है खुलापन और पुनर्गठन होना चाहिए। कहते हैं एक बात तो आपने कहावत सुना ही होगा कि जो जल्दबाजी होती है शैतान का काम होता है। तो वहाँ के लोगों ने यही किया कि नीतियों के निर्धारण की तुलना में व्यवस्था में खुलापन और पुनर्गठन लाने के लिए अधीर हो गए, यानी उन्होंने जल्दबाजी कर दी। कोई काम जल्दबाजी से नहीं होता है। जब तक हम उसको सही से समझे ना, सोचे नहीं, विचार ना करें, तब तक जल्दबाजी से लिया हुआ गया फैसला सदैव ही खतरनाक होता है। और ऐसा ही हुआ। मिखाइल गोर्बाचोव ने तो बहुत ही अच्छी बात वहाँ पर कही कि खुलापन और पुनर्गठन की जो है वकालत की, लेकिन लोग अधीर हो गए कि ये सुधार जल्द से जल्द होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कोई चीज़ करने का एक सही समय होता है, एक सही अवसर होता है। आपने भी देखा होगा कि भारत सरकार ने किसान के लिए जो है बहुत सुधार करने की कोशिश किया, लेकिन वो उस समय किया जब उनके फेवर में जो था राजनीतिक नहीं थी। तभी जो है किसान आंदोलन हुई और सरकार को जो है सारे रूल रेगुलेशन को वापस लेना पड़ गया। क्योंकि कोई भी सुधार होती है उसके लिए समय और हालातों को देखना पड़ता है, तब जाके सुधार करना चाहिए। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो लोगों को रास नहीं आती है। और आपको पता ही है
कि पार्टियों में ये दौड़ हमेशा लगी रहती है। एक व्यक्ति सही कर रहा होता है, दूसरा व्यक्ति उसको गलत साबित कर रहा होता है, और ये हमेशा ही राजनीति में ऐसा ही हुआ है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी की तारीफ़ कर रहा हो और उसे कामों का तारीफ़ करके दिखा रहा हो। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। सभी पार्टी एक दूसरे को जो है नीचा ही दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और खामियां निकालते ही रहते हैं, और कोई अच्छा करता है तो कहता है ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो हम भी कर सकते थे, लेकिन वो भी रह के भी नहीं कर सके। तो यही बात यहाँ पर भी थी कि आम लोगों में खुलापन पुनर्गठन की जो होड़ थी वो अधीर हो गए इसके लिए। अगला बात है, नौकरशाह और कम्युनिस्ट कट्टरपंथी ने इस नीतियों में अपनाना नहीं चाहते थे, यानी खुलेपन पुनर्गठन। जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ लोग जो थे कुछ अच्छे रूल को मानना नहीं चाहते थे, और यहाँ ऐसा ही हुआ। उनके कम्युनिस्ट पार्टी के ही, क्योंकि गुलबच्चो भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही थे, लेकिन उसमें भी कट्टरपंथी भी थे, ठीक है। और नौकरशाह के लोग जो थे और कम्युनिस्ट पार्टी इन नीतियों को अपनाना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि इससे उनकी शक्ति और विलासिताएँ कम हो जाएगी, यानी वो विलासिताओं से भरे पड़े थे। आपको पता ही है ना, कोई भी राजनीतिक नेता जो है अपनी सत्ता नहीं गंवाना चाहते हैं। कारण यही है कि जो उनको विलासिता मिली होती है, जो सुख सुविधा मिली होती है, जो सुख शक्तियाँ मिली होती है, वो आम व्यक्ति बन के नहीं मिल सकती। इसलिए वो दाम दंड भेद जो भी होता लगता है वो सभी करते हैं। जैसे आपको पता है भारत में इलेक्शन होने वाली है, और भारत में आपको पता है कि दंगा फसाद का जो है शुभारंभ हो चुकी है। तो कारण यही है कि वो दंगा फसाद करके अपनी सिक्का चलाना चाहते हैं। जो सरकार होगी वो उसको रोकने की कोशिश करेगी, इससे सरकार के लोगों के सामने वो हीरो बन जाएगी कि भाई सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। और दूसरा सरकार ये होगा कि उसको सरकार गिराने के लिए तरह तरह के हड़कंडे अपनाएगी। लेकिन एक बात ये लोग नहीं जानते हैं राजनीतिक में, कि जो ये हरकंडे अपना रहे हैं सांप्रदायिक दंगे फसादों का, उसमें आम गरीबों की बहुत हानि होती है और हमारे देश की संपत्ति की बहुत नुकसान होता है। और मैं तो कहता हूँ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जिस राजनीतिक नेता का जो है दंगे फसाद में थोड़ा भी नाम आ जाए, उसका सारे ज़मीन जायदाद संपत्ति जो है कब्जा में ले लेना चाहिए, और इसको जो है उस नुकसान की भरपाई करना चाहिए। और इवन कि जो लोग इस दंगा फसाद में सम्मिलित हुए हैं, उनका जो है ऐसा सज़ा देना चाहिए जो उनको कभी भी जीवन में दोबारा जो है दंगे फसाद में जाने की उनकी हिम्मत ना हो। क्योंकि उनको शायद इस बात का समझ नहीं है, वो 500 रुपया 1000 रुपये के चक्कर में अपने ही देश को बर्बाद कर रहे होते हैं, अपने ही भाई बहन को जो है मौत के घाट उतार रहे होते हैं। और एक राजनीतिक नेता के कहने पे ये सही नहीं है दोस्तों। हम मानव है, हम इंसान हैं, इंसान इंसान के लिए मरता है, उसको मारता नहीं है। तो ये बात यहाँ पर भी था कि नौकरशाही या कम्युनिस्ट कट्टरपंथी इन नीतियों को अपनाना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि जो उनका शक्ति है और ऐसो आराम है, विलासिता सब कम हो जाएंगे, जो भोग विलास में पड़े हुए हैं, ऐसा करने से उनका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो है गलबाचों को उन्होंने समर्थन नहीं किया। इसका परिणाम गलबाचों को भुगतना पड़ा, क्योंकि उनके ही लोगों ने उनको साथ नहीं दिया, इसलिए गलबाचों को जो है ये भुगतना पड़ा। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब क्या करें, जब अच्छा काम लोगों को रास नहीं आ रही थी, तो ऐसे समाज में, ऐसे देश में रह के क्या फ़ायदा, किसी पोस्ट पे रह के क्या फ़ायदा। इसलिए गलबाचों ने बहुत ही दुर्दशा की यहाँ पर बात कर दिखाई, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दे दिया। और 1991 में तख्ता पलट हुआ, जिसमें एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी थे, तो दूसरी तरफ जो है पुनर्गठन के कट्टर समर्थक थे। यानी देखा जाए कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में यहाँ बट गई। जैसे ही मिखाइल गोर्बाचोव ने अपनी इस्तीफा दिया, और वैसे ही ये कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में बट गई। जैसे भारत में भी हुआ था, आपको पता है कांग्रेस पार्टी एक थी, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने कुछ गलत किया तो बहुत वहाँ पर जो है बीजेपी का उदय हो गया। तो ऐसे ही कहते हैं जब कुछ गलत होता है या कुछ अपना नहीं बन पाता है तो लोग जो है अपना अलग ही पार्टी बना लेती हैं। और ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में विभक्त हो गई, एक कट्टरपंथी में हो गई और एक जो थे पुनर्गठन के कट्टर समर्थक थे। तो ये सब उनकी विलासिताओं के कारण ही हुआ। कहते हैं राजनीतिक नेता सदैव ही
विलासिताओं में ही लिप्त रहना चाहते हैं, इसलिए वह अपना जो है सिक्का सदैव बनाए रखना चाहते हैं। गणवाचक सुधार नीति रूस और ब्लास्टिक्स गणराज्य सहित विभिन्न गणराज्यों के भीतर राष्ट्रवाद भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा को बढ़ावा दिया। और आपको पता है गणवाचक सुधार नीतियों के कारण जो था रूस और ब्लास्टिक्स गणराज्यों में सहित विभिन्न गणराज्यों के भीतर राष्ट्रवाद की भावनाओं को जो है काफ़ी बढ़ा दिया, और ये काफ़ी बहुत बड़ा प्रभाव था। लोगों ने केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की तुलना में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी, जिनके तहत वो पीड़ित थे। यानी देखा जाए तो आपको पता ही होना चाहिए कि वो समाजवादी से काफ़ी पीड़ित हो चुके थे। वहाँ के लोग जो थे समाजवादी से पीड़ित थे, यानी विशेषार जो थे वहाँ के लोग समाजवादी से जो विचारधारा थी उससे बहुत काफ़ी पीड़ित हो चुके थे। इसलिए उन्होंने जैसे ही जो गणवाचक सुधार खत्म हुआ, उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो है प्राथमिकता देने लग गए। जिसके कारण जो है सोवियत संघ बिल्कुल ही ख़त्म सी हो गई, यानी डेड हो गया। तो ये प्राथमिकता के कारण जो थे ख़त्म हुआ। यदि हम यहाँ पर बात करें 6वें क्वेश्चन की तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम व्यू से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमने जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं सारे महत्वपूर्ण हैं और आपको पूरे किताब याद करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ किताबी क्वेश्चन जो है याद कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ और करने की आवश्यकता है, लेकिन तब होगा जब आप पूरे कंप्लीट करोगे क्वेश्चन। हमारे समक्ष सिर्फ 8th क्वेश्चन होंगे, यानी हमने दूसरे चैप्टर के सिर्फ 8th क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं और ये सारे महत्वपूर्ण हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक समझना और ज़रूरी है। उसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो है 6वां आया है, सोवियत प्रणाली क्या थी और सोवियत प्रणाली की विशेषताओं का मूल्यांकन करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली क्या थी आखिरकार। सोवियत व्यवस्था पूंजीवादी की आलोचना पर आधारित थी, यानी सोवियत व्यवस्था में आपने देखा ही होगा कि काफ़ी समय तक जो है कोल्ड वॉर चली, और कोल्ड वॉर का मतलब था कि एक दूसरे को आलोचना करना। यानी साम्यवादी व्यवस्था जो थी, सोवियत प्रणाली जो थी वो पूंजीवादी प्रणाली को आलोचना करती थी सिर्फ, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी सोवियत व्यवस्था पूंजीवादी की आलोचना पर आधारित थी, जो घोषित करती थी कि पूंजीवादी जनता को कभी न खत्म होने वाली दरिद्रता और शोषण की ओर ले जाता है। जर्नल सी बात है, कोई रूल रेगुलेशन किसी के लिए होता है तो वो अपने ही रूल रेगुलेशन को बेहतर बनाती हैं, ठीक है। और उल्टी बात ये थी कि पूंजीवादी जो थे साम्यवादी को गलत ठहरा रहे थे, यानी वो एक दूसरे को आलोचना कर रहे थे। कोल्ड वॉर का आपको मतलब बताया था मैंने कि यहाँ पर विचारों का युद्ध है, यहाँ पर हथियारों का युद्ध नहीं है, विचारों का युद्ध है, मीडिया का युद्ध है, यहाँ सोचों का युद्ध है, और यहाँ एक दूसरे का आलोचना का युद्ध है। तो यहाँ पर साफ शब्दों में बताया गया है कि सोवियत व्यवस्था जो थी पूंजीवादी की आलोचना किया करते थे, और वो कहते थे कि पूंजीवादी के कारण जनता को कभी न कभी ख़त्म होने वाली दरिद्रता और शोषण की ओर ले जाएगी, यानी दरिद्रता आ जाएगी, बिल्कुल ही देश ख़त्म हो जाएगा। और इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि पूंजीवादी कभी भी जो है मानवीय जरूरतों की संतुष्टि के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के बराबर नहीं हो सकता। तो यही बात यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है सोवियत प्रणाली का, कि सोवियत प्रणाली जो थी पूंजीवादी प्रणाली को सदैव आलोचना करती थी और साफ शब्दों में कहती थी कि पूंजीवादी के कारण दरिद्रता और जो है शोषण की दौड़ चलती रहेगी, और इससे जो है मानव की ज़रूरतों कोई भी पूरी नहीं होगी और मानव कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जबकि पूंजीवादी उसी के विपरीत इनको बोलते थे। तो ये संघर्ष आपस में चलता रहता था। जनता के कल्याण के उद्देश्य से सामाजिक नीतियों के साथ सोवियत प्रणाली काफ़ी हद तक गरीबों के पक्ष में थी। यानी देखा जाए तो जनता के कल्याण के उद्देश्य से जो सामाजिक और नीतियों के साथ सोवियत प्रणाली जो थी वो गरीबों के पक्ष में थी। और 1917 के रूस क्रांति के बाद सामान्यतः और नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित सोवियत प्रणाली का गठन भी किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखिए, पूंजीवादी जो थी पैसों पे आधारित थी, लेकिन जो साम्यवादी थी, साम्यवादी जनता के कल्याण के लिए बनाई गई थी और हर बात जो है जनता के कल्याण के लिए ही सोचती थी। इसलिए इसका मत जो था बेहतर था, और ये सोचते थे कि हम जो है काफ़ी हद तक जनता के सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है, आज पूंजी कहते हैं कि पूंजी का अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान आ जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है आज सभी अपना रखे हैं। इवन कि भारत भी जो है आज दोनों
अर्थव्यवस्था को अपना रखा है, साम्यवादी और पूंजीवादी, क्योंकि इसी दो राहों पर हर एक देश चल रहा है। इवन कि चाइना भी जो है वही रूल रेगुलेशन अपना रखा है, सारे देश यही रूल रेगुलेशन अपना रहे हैं कि जनता की भी भलाई होना चाहिए और देश की जो है पूंजी भी बढ़ना चाहिए। और देखा जाए तो आप दोनों बात को भली भांति समझ गए होंगे कि जनरल सी बात है, जो साम्यवादी थी उसका नीति था कि आम गरीबों की हक की बात करते थे, और पूंजीवादी जो थे हमेशा पैसों और पूंजियों को ही प्रायोरिटी देते थे। 1917 की रूसी क्रांति के बाद समानता और नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित सोवियत प्रणाली का गठन किया गया था। और आपको बता दूं साफ शब्दों में कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद समानता और नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित सोवियत प्रणाली का गठन किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि 1917 में सोवियत प्रणाली का जो है गठन हुआ था। और आप यहाँ पर समझ गए होंगे सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली जो है पूंजीवादी प्रणाली को जो है आलोचना करती थी और साफ शब्दों में कहती थी कि इससे जो है आने वाला समय में जनता जो होगा दरिद्रता और शोषण के और ले जाएगा। और साथ में उन्होंने ये बात भी बोला कि इससे जो है आम मानवीय जीवन की जो है संतुष्टि कभी पूरी नहीं होगी, कभी जो है उनकी ज़रूरतें पूरा नहीं होगा। और जो है आपका सोवियत प्रणाली की एक ही विशेषता थी कि वो गरीबों को हक में बात करते थे और उनके उद्देश्य को ही आगे रख के आगे अपने बढ़ते थे। और इसका गठन जो हुआ था सोवियत प्रणाली की देखा जाए तो 1917 में हुई थी रूस की क्रांति के बाद। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए सोवियत प्रणाली की कुछ विशेषताओं पर हम प्रकाश डालें। अब हमारे समक्ष जो आया है सोवियत प्रणाली की विशेषता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए सोवियत व्यवस्था में राज्य को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। सोवियत प्रणाली की विशेषताओं के अंतर्गत राज्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी और राज्य जनता का रक्षक था, ये बात घोषित की गई थी। यानी यहाँ पर जनता की भलाई के लिए जो बनाई गई जो रूल रेगुलेशन था सोवियत व्यवस्था का, वही यहाँ पे खूबी देखने को मिला कि इनकी मुख्य भूमिका दी गई थी कि राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी और राज्य का जनता का रक्षक करना उनकी प्राथमिक जो है उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी बात थी कि सोवियत प्रणाली समाजवादी सिद्धांत का परिणाम था। यानी जो है सोवियत प्रणाली समाजवादी विचारधारा का परिणाम था, जो समानतावाद समाज बनाना चाहता था। यानी समानतावाद समाज, यानी सभी व्यक्ति को जो है सम्मान बराबर मिले और सबको जो है जीवन जीने का अधिकार हो। अच्छी प्रणाली थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है और भारत भी इसको अपना रखा है। सोवियत प्रणाली की व्यवस्था की योजना और नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाना था और कोई निजी उद्यम या उद्योग नहीं थे। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिखाया गया है कि सोवियत प्रणाली की अर्थव्यवस्था की योजना और नियंत्रण राज्य द्वारा की जाती है। राज्य जो थे वो सारे अर्थव्यवस्था को योजन करते थे, बनाते थे और उस पर नियंत्रण लगाया करते थे। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें कोई निजी उद्यम और उद्योग नहीं थे, यानी सारे के सारे गवर्नमेंटल थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है सोवियत प्रणाली को। अगर हम चौथे और आखिरी पॉइंट पे यहाँ पर प्रकाश डालें तो ये साफ शब्दों में है कि सोवियत राजनीतिक व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रधानता थी। जनरल सी बात है, आपको पता ही होगा कि सोवियत प्रणाली में सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। बेशकली आगे चल के ये पार्टी जो है दो भागों में बट गई थी। एक जो था कट्टरपंथी थी, दूसरी जो थी साम्यवादी रूल रेगुलेशन के लेकर चलती थी। तो ये बात और भी महत्व बना देता है कि सोवियत राजनीतिक व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रधानता थी और राजनीतिक विपक्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं था। यानी यहाँ पर विपक्ष कोई भी नहीं था। ठीक है, जैसे आपको पता है भारत में भी कुछ दौर तक चलता ऐसे ही रहा कि भारत में जब 1884 में जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ तो उसके समक्ष कोई भी पार्टी नहीं थी। बाद में आके बहुत से पार्टी उन्हीं में से पार्टियों में से बन गई क्योंकि उनकी विचारधारा से वो सहमत नहीं थी। ऐसा ही यहाँ पर हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी भी वहाँ पर दबदबा थी। बाद में जाके बहुत से पार्टियों का उदय हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में विभक्त हो गई और यहाँ पर जो है कोई विपक्ष पार्टी नहीं थी उस समय। और यह अधिनायकवाद का प्रतीक था कि यही जो है कम्युनिस्ट पार्टी ही जो है एक नायक की तरह यहाँ पर कार्य कर रही थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बात आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि सोवियत प्रणाली क्या थी और इसकी विशेषता क्या थी। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे यहाँ पर प्रकाश डालने की कोशिश किया और जाना है एक पॉइंट को। यदि आगे हम 7th क्वेश्चन पे बात करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले क्वेश्चन में हमने जो है सुधारों के बारे में पढ़ा था। जो 5वां क्वेश्चन था उसमें था गोलबाचोव क्या सुधार किए थे, लेकिन ये सुधार करने के कारण क्या था, आखिर वो कौन कौन सी बात थी जिसके कारण
गुलबोचो को जो है विवश कर दिया सुधार करने के लिए। तो इसी बात पे हम इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। कहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन समझना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, आंसर आपको पता ही होता है। तो यहाँ पर यही बात है, कौन से कारक थे जिन्होंने गुलबोचो को जो है यूएसएसआर में सुधार शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। हमने सुधार के बारे में पहले पढ़ा था, लेकिन कारक के बारे में नहीं पढ़ा था कि वो कौन कौन से फैक्टर थे। तो यही क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण, दोनों क्वेश्चन को आप एक जैसा मत समझना कि दोनों क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात बताई गई है। तो यहाँ पर हम कारक जानेंगे, कारण जानेंगे। गुलबोचो को सोवियत संघ में सुधार शुरू करने के लिए मजबूर करने वाले कुछ कारक थे, और कौन कौन से कारण थे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक था यूएसएसआर को पश्चिम में सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो रही क्रांति से। क्योंकि जर्नल सी बात आपने देखा होगा कि किसी भी देश में कुछ अलग होता है तो हमारे देश में भी आवाज़ उठने लग जाती है। वैसा ही उस समय वहाँ पर भी हुआ कि दूसरे जो है पश्चिम देशों में जो सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो रही क्रांति से अच्छी तरह से अवगत कराना था। कि जो क्रांति वहाँ पर हुई थी वो गोलबाचे ये नहीं समझते थे कि वो ये हमारे देश अवगत न हो, वो अपने देश को भी अवगत कराना चाहते थे। और गुलबोचो ने यूएसएसआर में प्रौद्योगिकी के मानक से अच्छी तरह परिचित थे और उनको प्रौद्योगिकी का मतलब समझ था। फिर भी उन्होंने जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर करने की बहुत बड़ी कोशिश किया। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण कारण था सुधार करने की। क्योंकि आपने देखा होगा इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि अगर मान लीजिए कोई पड़ोसी आपके कुछ लेके आता है ना, तो आपके घर के लोग भी जिद करने लग जाते हैं कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए। तो वही हुआ वहाँ पर भी कि जब दूसरे देशों में सूचना औद्योगिकी काफ़ी तरक्की कर रहे थे, अच्छी क्रांति हो गई थी, तो उनके देश में अगर ना होता फिर भी लोग आलोचना करते। इसलिए लाना, अवगत करवाना गुलबोचो का प्रमुख कारक बन गया। गुलबोचो यूएसएसआर को एक उन्नत देश बनाना चाहते थे। ये उनकी बहुत बड़ी कल्पना थी कि वो चाहते थे कि यूएसएसआर को एक उन्नत देश बने और हर देश जो है इसकी पावर को समझे, जो पश्चिम देश में विशेषकर अमेरिका के बराबर या उनसे आगे निकल सके। आपको पता ही है कि अमेरिका और सोवियत संघ में जो है एक कोल्ड वॉर चली और वो अमेरिका से आगे बढ़ना चाहते थे और उसके लिए देश में उन्नत करना चाहते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा थी, लेकिन यह लोकतंत्र की दिशा में एक कदम था। लेकिन कहते हैं ये सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब कोई भी देश के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होते हैं या देश के जो चालक होते हैं, इसी बात को प्रायोरिटी देते हैं कि उनके देश जो है अच्छे से अच्छे प्रगति करे और हर क्षेत्र में कामयाब हो। तो यही उद्देश्य गुलबोचो को भी था कि वो अमेरिका से बराबर या उससे आगे निकलना चाहते थे और उन्नत देश अपने देश को बनाना चाहते थे। और इस दिशा में लोकतंत्रीकरण करना एक कदम था कि उन्होंने सबसे पहले जो है लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक उन्होंने कदम उठाया था अपने देश के लिए, और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। गुलबोचो अपने दृष्टिकोण में उदारवादी नीति अपनाते थे। यानी ये गुलबोचो जो थे दृष्टिकोण उनके जो थे उदारवादी थे। वो हमेशा उदारवादी को ही मानते थे। उन्होंने शेष विश्व के साथ यूएसएसआर के संबंध को सामान्य बनाने का समर्थन किया। उनका विचार था कि हर एक देश के साथ इनका सामान्य जो है संबंध होना चाहिए, किसी तरह की कठोरता नहीं होनी चाहिए। उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में पश्चिम देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना था। और देखिए हर एक जो है मंत्रियों का, हर एक प्रधानमंत्री, हर एक देश के मंत्रियों का यही सबसे महत्वपूर्ण होता है उद्देश्य कि दूसरे देशों के साथ हमारा संबंध जो है अच्छा रहे और कभी जो है युद्ध की स्थिति पैदा न हो। तो इनका विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही अच्छी थी। लेकिन ये अच्छाई भी जो है बहुत भारी पड़ जाता है। कहते हैं आगे अगर पॉइंट की हम बात करें चौथा, तो बढ़ते भ्रष्टाचार के साथ लोकतंत्र की कमी के कारण गुलबोचो के सोवियत प्रणाली में प्रशासनिक ठहराव का सामना करना पड़ा। ये देखिए हर देश का एक सबसे बड़ा कलंक होता है भ्रष्टाचार। कहते हैं कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जाए। और आपको पता है अमेरिका में सबसे पहली बात इसी पे ही कदम उठाया गया था। अमेरिका में भ्रष्टाचार बहुत ही कम है या न के बराबर है। लेकिन आज अपने देश में ही देख लीजिए, कोई भी काम करवाने के लिए जाइए, भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है। दोस्तों इसका एक उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ।
मान लीजिए आज फाइनेंस कंपनी भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार वो ये कर रही है अप्रत्यक्ष तौर पे कि वो क्या करती है, लोगों को फंसाती है। एक तो इतनी मोटी, जब आप कोई गाड़ी उड़ी खरीदने जाओ तो एक बुकलेट पकड़ा देती है आपको साइन करने के लिए, और उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी होती है कि बाद में उनके फेवर में ही सारी बात आए। ठीक है, वो ऐसी सी बात। अब देखिए, कोई व्यक्ति कहते हैं 50 पेज का जो है बुकलेट इतना आसानी से पढ़ नहीं सकता, तो वो क्या होते हैं, जब भी कोई गाड़ी लेने जाओ फटाफट आपको उंगली दिखाएंगे, यहाँ साइन करना है, यहाँ साइन करना है, और फटाफट आप साइन करने लग जाती हो और आप पढ़ते भी नहीं हो। क्योंकि अब क्या पढ़ोगे, कंपनी क्या धोखा देगी। गाड़ी आएगा, गाड़ी हम नहीं किस्त देंगे, वो गाड़ी लेके चला जाएगा, इतना ही होगा। लेकिन बात तब यहाँ से शुरू होती है जब कंपनी गाड़ी लेके चली जाती है, और चले जाने के बाद आपने जो साइन किया था, आपने जो नहीं पढ़ा था, उसमें से एक पेज उठा के आप पे दबाव डालते हैं कि आप एनओसी लीजिए, और एनओसी की वो कीमत लगाते हैं 1 लाख 1.5 लाख, न जाने कितने कीमत होती हैं। और जो व्यक्ति फंस जाते हैं उनके चालों में, वो बेचारे कंगाल हो जाते हैं। तो सोच लीजिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं। आज फाइनेंस हर क्षेत्र में हो रहा है। आज आप छोटे से टीवी से लेके आप मोबाइल खरीदो या गाड़ी खरीदो, सब में आप फाइनेंस करवाते हो। तो कभी आपने इस बात पे सोचा है कि कंपनी आपके साथ धोखा कर सकती है आने वाला समय में। तो दोस्तों, आप समझदार बनिए। भारत में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है, और ये बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार करते हैं। मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचार को भारत से रोकना चाहिए और सरकार को रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए। लेकिन सरकार ये सभी बातों को जानती है, समझती है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रही है। तभी भारत जो है, मैं कह रहा हूँ 100 साल क्या, कभी भी जो है प्रगति के राह पे नहीं चल पाएगा जब तक भारत से भ्रष्टाचार नहीं दूर होगा। अब देखिए, एक व्यक्ति जो है गरीब है, वो कड़ी मेहनत करके कुछ किस्तों पर खरीदता है, और वो किस्त ना चुका पाता है 1-2, तो फटाक से कंपनी वाले आते हैं और कुछ भी चक्के लेके चले जाते हैं। और जब समय ख़त्म हो जाता है तो 5-6 साल के बाद उनको याद आती है कि भाई इनको जो है एनओसी देना है, और इनको एनओसी के नाम से जो है अच्छे खासे पैसे रकम लेने हैं। और देखा जाए तो एनओसी जो रूल रेगुलेशन बताता है वो 6 महीने के अंतराल में देना होता है कंपनी को, लेकिन 4 साल के बाद इसका मतलब क्या बना। और एनओसी लेने का प्रावधान सरकार ने बनाया है। आपको पता है, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, और इसका मतलब होता है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हमारे समाज में है, और इसके बारे में मुझे तब पता चला जब मेरे साथ स्वयं ये बात व्यतीत हुआ। कहते हैं ऐसे तो बहुत से लोग थे, और जब मैंने किसी भी व्यक्ति से बात किया तो उन्होंने अपना इसी तरह का जो है स्टोरी अरोना बताया मुझे कि कंपनी मेरे साथ भी ऐसा किया। तो क्या सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती है? अगर कोई बच्चा जो कानून का समझ हो और जिसके घर में कानून की हो बात, वो ज़रूर इस बात को आगे बढ़ाए और भारत सरकार को इस बात से अवगत कराए कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा हमारे देश में है, और जब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा हम चांद पे भी पहुंच के कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि चांद पे पहुंचने का मतलब होता है हमें समझदार अच्छे मनुष्य बनना होता है, लेकिन हम तो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि आज हर जगह जो है लूट मार मची हुई है। तो दोस्तों, समझने की बात है, और अगर सरकार तक ये बात पहुंचती है तो सरकार को इस पर एक्शन लेने की ज़रूरी है कि ऐसे फाइनेंस कंपनियों को बैन लगाया जाए कि जो 150 पेजों को जो है बुकलेट पे साइन करवाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और बाद में चितवी इनका होता है, पट भी इनका होता है। व्यक्ति से सामान भी ज़बरदस्ती छीन के लेके चले जाते हैं, पैसे भी आधे से अधिक किस्त ले लेते हैं, और बाद में एनओसी के नाम से वो डराते हैं, धमकाते हैं, और उन पर चार्जशीट लगाने की भी धमकी देते हैं। तो ऐसे कंपनियों पर अगर ब्रेक न लगा तो भ्रष्टाचार हमारे देश से ख़त्म नहीं होगा। और यही बात यहाँ पर भी हुआ कि सोवियत संघ में जो है भ्रष्टाचार जो है लोकतंत्र को ठहरा दिया, और बढ़ते भ्रष्टाचार के साथ साथ लोकतंत्र की कमी के कारण गोलबच्चों को सोवियत प्रणाली में जो है प्रशासनिक ठहराव का सामना करना पड़ा। क्योंकि भ्रष्टाचार किसी भी देश के लिए लेव डुबोने के लिए सबसे जो है बहुत घटिया रूल रेगुलेशन होता है। तो किसी भी देश में अगर भ्रष्टाचार रहा तो जो कहते हैं वो देश कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। गोलबच्चों ने ब्रेज़नेव के शासन में आकार लेने वाली आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता की विरासत को संबोधित करने की
आवश्यकता में जो है सुधारों के लिए अपनी प्रेरणा प्राप्त की। यानी देखा जाए तो ग्लुबोचो ने ब्रेजनेव के शासन में जो भी कार्य हुआ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीति, उससे जो है उन्होंने प्रेरणा प्राप्त किया। उन्होंने 1976 से 1985 के दशक की आर्थिक गिरावट को चिन्हित किया। यानी जो गिरावट आई थी इस समय, उस बात को उन्होंने नोट किया। क्योंकि देखिए, कहते हैं समझदार व्यक्ति वही होते हैं जो गिर के भी संभल जाते हैं। तो इन्होंने जो है ब्रेजनेव के जो आर्थिक सामाजिक स्थिति में जो विरासत संबंधी कुछ प्रॉब्लम आई थी, उससे उन्होंने प्रेरणा लिया। और उन्होंने जो 96 और 85 में जो दशक में जो गिरावट आई, उसको उन्होंने चिन्हित किया। और जिसने यूएसएसआर की सैन्य और राजनीतिक सुरक्षता की चुनौती दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति वही अच्छा होता है जो समय रहते सुधर जाए, लेकिन जो नहीं सुधरता है उसके लिए कानून है। लेकिन कानून भी आजकल वही है जो वो बनाते हैं। जैसे हमने भ्रष्टाचार के ऊपर बात किया, कहते भ्रष्टाचार कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है। एनओसी किसने बनाया? सरकार ने बनाया, सरकार ने मंजूरी दिया। तो क्या सरकार ने इस बात को सोचा नहीं बाद में कि बड़े बड़े कंपनियां जो है इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएगी और देश को जो है आम गरीबों को नोचेगी? तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सरकार है। अगर सरकार जब तक इन चीज़ों पर ब्रेक न लगाए, तब तक ये बड़े बड़े कंपनी आम लोगों को जो है खून चूसती रहेगी। और भारत सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, तो ये बात कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ अगली पॉइंट पे अगर हम बात करें जो कि अंतिम है, देखा जाता है 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के आक्रमण के कारण विदेश नीति की जटिलताओं को गोलबच्चों को आर्थिक समृद्धि के युग की शुरुआत करने के लिए सोवियत कमांडर अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि मजबूर यहाँ इसलिए हुआ कि 1976 में जो अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के आक्रमण के कारण विदेशी नीतियों में जो है बदलना पड़ा और उनको जो है अर्थव्यवस्था जो है मजबूत करने के लिए मजबूत कर दिया। जनरल सी बात है दोस्तों, कहते हैं कोई चीज़ की अगर बुराई हो, अगर हम उसको नहीं सुधारते हैं तो वो आगे चल के जो है बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। और ये बात सरकार नहीं जानती। सरकार को लगता है कि हम जो रूल रेगुलेशन बना रहे हैं सब सही है और सब अच्छा है, लेकिन सरकार ने इस बात पे कभी एनालिसिस नहीं किया कि इससे जो है कुछ व्यक्ति जो हैं गलत फ़ायदा उठा सकती हैं, आम भोले जनता को जो है बेवकूफ़ बना सकती हैं। और आज हो रहा है। हमारे देश में भ्रष्टाचारी बड़े लोग ही होते हैं और बड़े बड़े कंपनियां ही होती हैं। आम गरीब में तो कभी भ्रष्टाचार देखने को मिला ही नहीं मुझे। क्योंकि आम व्यक्ति क्या करेंगे? 2 रोटी चुरा लेंगे किसी से, 1 रोटी छीन लेंगे, 2 रुपया छीन लेंगे। लेकिन बड़े बड़े लोग तो लाख लाख करोड़ों की बात करते हैं। यहाँ तक कि आम गरीब के पास, जिसके पास 1 रोटी कमाने का पैसा ना हो, उनसे 1.5 लाख की जो है मांग कर लेते हैं। अब सोचिए, विचार कीजिए कि भ्रष्टाचार कौन है? सरकार है कि ये कंपनी है? अगर सरकार सही होती तो कंपनियों पर ब्रेक लगाती और आम गरीबों को साथ देती। लेकिन सरकार सिर्फ भाषण में ही कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनका विकास करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बड़े बड़े कंपनियों को जो है जेबी गर्म करना, आम गरीबों से ज़बरदस्ती छीनना। अब सरकार ये भी कहेगी कानून है। अरे भाई, आपने रूल रेगुलेशन बनाया ही क्यों? आम गरीब बंदों के पास रोटी के लिए टाइम नहीं है, कमाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो वो क्या अदालत में चक्कर लगाने जाएं? सब काम धंधा छोड़ कर अदालतों में चक्कर लगाएं, कंपनियों के दरवाजे में खटखटाएं? ये सही नहीं है दोस्तों। सरकार को इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है और हमारे देश से भ्रष्टाचार अगर ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर देश से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ तो कहते हैं सोवियत यूएसएसआर जो थी, पहले भी बहुत राज्य बहुत देश थे इसमें और सब विघटन हो गई। कहीं भारत का भी कुछ ऐसा न हो। हम दुनिया में जो है अपनी लोहा मनवा चुके हैं, हम चांद पे भी पहुंच चुके हैं। तो कहते हैं क्या भ्रष्टाचार हम ख़त्म करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं? यदि बात यहाँ पर हम करें जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन आया है, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, और इससे पहले हमने 7 क्वेश्चन किए थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको पता है त्रिपाण स्टडी सेंटर ने सिर्फ जो है दूसरे चैप्टर के अंतर्गत जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिर्फ जो है 8 क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया है। और इन्हीं क्वेश्चनों को जो है घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इन क्वेश्चनों को समझिए, सोचिए, विचार कीजिए। ठीक है, अगर नहीं याद करते हैं तो ये आपके लिए जो है मुसीबत का सबब बन सकता है। तो जितना हो सके इसे याद करने की कोशिश कीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ठीक है। 8वां क्वेश्चन साफ शब्दों में अगर हम देखें तो शीत युद्ध के दौरान जो है पूर्व सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध की परीक्षण करिए। अब देखिए सोवियत संघ के बारे में हमने हर बात पे प्रकाश डाला। अब ये भी जानना जरूरी है कि भारत के साथ रिलेशन सोवियत संघ का कैसा था, कैसा यहाँ पर दोस्ताना मूड था कि दुश्मनी का मूड था, तो ये जानना आपके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि अगर हम इसका परीक्षण ना करें तो यह अधूरा रहेगा। शीत युद्ध के दौरान भारत और पूर्वी सोवियत संघ के बीच जो है सौहार्दपूर्ण संबंध थे। दोनों के बीच जो है रिश्ता बहुआयामी रिश्ता था, यानी देखा जाए तो कोल्ड वॉर के समय से ही भारत का रिश्ता जो है सोवियत संघ के साथ बहुत ही अच्छा है और बहुत ही दोस्ताना है। सदैव जो है आपको सोवियत संघ ने भारत के जो है हमेशा मदद किया है और हर क्षेत्र में जो है साथ दिया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं आर्थिक संबंध शीतकाल के दौरान ही था, यानी देखा जाए तो आर्थिक संबंध जो था शीतकाल के दौरान ही शुरू हुआ था। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सोवियत संघ द्वारा सहायता प्रदान की गई, यानी सोवियत संघ हमेशा भारत को कुछ न कुछ जो है प्रदान करता ही रहता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन्हीं कारण से जो है भारत और सोवियत संघ का रिश्ता जो है बहुत काफ़ी गहरा और मजबूत है। इसने भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम जैसे इस्पात उद्योग के साथ साथ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आदि जैसे मशीनरी यंत्रों की सहायता और तकनीकी सहायता दी, यानी ये सबसे बड़ा सहायता है सोवियत संघ का। इसने भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम जैसे इस्पात संयंत्र के जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आदि जैसे मशीनरी यंत्रों को जो है सहायता प्रदान की, तकनीकी दी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सहायता था यहाँ पर। इसके अलावा देखिए जब भारत के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने व्यापार के लिए भारतीय मुद्रा को स्वीकार किया। अब देखिए ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब भारत के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी तो सोवियत संघ ने यहाँ पर नहीं करके जो है इंडियन करेंसी को जो है स्वीकार किया। ये सबसे बड़ा जो है दिल्ली की जो है पहचान है। कहते हैं ये दो देश जो है दोस्ताना सदैव माहौल रखी है भारत के साथ। अब ये सबसे बड़ा बात आती है कि जब विदेशी मुद्रा भारत के पास नहीं था तो सोवियत संघ ने भारतीय मुद्रा को जो है स्वीकार किया। कोई देश ऐसा जो है नहीं बदलाव कर सकता, लेकिन सोवियत संघ ने हमारे देश के लिए किया। तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण संबंध यहाँ पर हो सकता है। यहाँ देखिए तो चौथा पॉइंट यही बताता है कि राजनीतिक संबंध, राजनीतिक मोर्चे पर सोवियत संघ ने जो है कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन किया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए सभी देश जो है कश्मीर मुद्दा पर जो है भारत की सहायता उस समय नहीं कर रहे थे, लेकिन सोवियत संघ ने जब कश्मीरी मुद्दा उठी तो जो है सब समर्थन करने के होड़ में सबसे आगे सोवियत संघ था। कहते हैं सोवियत संघ ने भारत का इसमें समर्थन किया। कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है, न कि पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये साफ शब्दों में उसने जो है इंटरनेशनल के अंतर्गत बताई। उसके बाद देखिए अगले पॉइंट से भारत को बड़े संघर्षों के दौरान सोवियत संघ ने समर्थन मिला, खासकर जब 1971 में जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौर थी। देखिए कहते हैं बुरे वक्त में जो साथ दे दे वही सबसे बड़ा मित्र होता है। नहीं तो कहते हैं जब बुरे वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जब 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था तो कहते हैं उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत का उस समय समर्थन करने वाला सिर्फ सोवियत संघ ही था। और सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया और जिस कारण से भारत जो है 1971 में पाकिस्तान के जो युद्ध हुई उसमें विजय हासिल किया। तो इससे बड़ा दोस्त कौन होगा जो बुरे वक्त पे साथ दी। तो यही सच्चा मित्रता थी भारत का सोवियत संघ के साथ, जो कि यहाँ जो है सबूत के रूप में दिखने को मिला। दूसरी ओर सोवियत संघ को भी अपनी विदेशी नीति के लिए भारत के अप्रत्यक्ष समर्थन मिला। जब दूसरी तरफ देखें तो सोवियत संघ को भी भारत ने हमेशा ही साथ दिया है। देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में विदेशी नीति के अंतर्गत भारत ने जो है सोवियत संघ का समर्थन किया और उसको जो है आगे बढ़ाने में हेल्प किया। तो जनरल सी बात है, आप जैसा कीजिएगा वैसा ही आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी को हेल्प करते हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप दूसरे बच्चों को वीडियो शेयर कीजिए, मैं बोलता ही रहता हूँ। और मान लीजिए आप उनको कोई वीडियो शेयर करते हो तो उनके अंदर भी जो है कुछ विचारधारा आएगी आपके लिए भी कुछ करने की, तो वो भी क्या करेंगे, कुछ अच्छा उनको मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा तो वो भी आपको सेंड करेंगे। तो इसलिए जो मैं कहता हूं कि जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों को इसलिए कहते हैं कि कभी कभी दोस्त भी सबसे बड़ा हितैषी बनता है।
कभी दोस्त हमेशा बुरा ही नहीं होता, दोस्त अच्छा भी होता है। और मान लीजिए आप उनके साथ अच्छा दोस्ताना की तरह व्यवहार करते हो तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तभी तो कहता हूँ कि उनका सहायता कीजिए, क्या पता ये वीडियो उनको अच्छा लगे, उनको समझ में आ जाए और वो जो है समझ जाए तो आपको धन्यवाद ही करेंगे। तो आप सोचिए नहीं, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे देखें। तो कहते हैं रक्षा संबंध भारत को अपना सैन्य हार्डवेयर सोवियत संघ से प्राप्त हुआ है। यानी देखा जाए तो रक्षा संबंधी जितने भी हमें जो है सैन्य हार्डवेयर प्राप्त हुआ है वो सब के सब जो है हमें सोवियत संघ से ही प्राप्त हुआ है। जब अन्य देश सैन्य प्रौद्योगिकी छोड़ने से इच्छुक थे तो सोवियत संघ ने ही हमारा जो है बहुत ही समर्थन किया और हर चीज़ जो है हमें दिया। उसके पश्चात बात करें, संयुक्त सोवियत संघ में हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति बहुत ही लोकप्रिय है। आपको बता दूं कि सोवियत संघ में जो है हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति बहुत ही लोकप्रिय थी उस समय। तो इससे ये पता लगता है कि हमारी संस्कृति, हमसे दोस्ताना जो माहौल थी वो बहुत काफ़ी अच्छी थी और रिश्ता भी बहुत काफ़ी मजबूत था। इसलिए जो है वहाँ के लोग हिंदी फिल्म बहुत देखते थे और भारतीय संस्कृति जो था वहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय था। तो ये काफ़ी अच्छे संबंध को यहाँ दर्शाता है, इसमें जो अच्छे संबंध ही झलक के सामने आता है। अगर हम अंतिम पॉइंट की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ स्थान रखता है। यह साबित हो गया है कि कई प्रमुख भारतीय लेखक कलाकारों ने यूएसएसआर की दौरा किया है समय समय पे। तो देखिए ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर देखा जाए तो बड़े बड़े भारतीय लेखक कलाकारों ने, फिल्म इंडस्ट्री कलाकारों ने सोवियत संघ के दौरा किया है और वहाँ से बहुत से फिल्में भी बनाई गई है। तो ये दोस्ताना माहौल ही के कारण हुआ है। अब देखिए भारत का फिल्म पाकिस्तान में नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि उसमें हमारा कुछ ना कुछ जो है खटास अभी भी बाकी है। और पूरे देखिए यूएसएसआर में फिल्में भी बनाई जाती है, फिल्में भी देखी जाती है, हमारे कल्चर भी काफ़ी फेमस है। तो इन सब बातों से ये साबित होता है कि हमारे जो है यूएसएसआर के साथ संबंध बहुत ही मीठापूर्ण है और इस सदैव बना ही रहे, यही मैं हमेशा कल्पना करता हूँ। क्योंकि दोस्ती ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि दुश्मनी सबसे गंदी चीज़ें होती है, जिससे सिर्फ देश बर्बाद होता है, घर बर्बाद होता है। इसलिए किसी से दुश्मनी मत कीजिए, कोई दुश्मनी करता है तो हंस के उसको जवाब दीजिए और देश में जो है किसी तरह का जो है दंगे फसाद से दूर रहिए, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए सोवियत संघ ने हमेशा हमेशा मदद हमें किया है, हर एक कदम पे, हर एक मुसीबत पे। तो इससे साबित होता है कि सोवियत संघ के साथ हमारा संबंध बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पर जो है मैंने हर एक क्वेश्चन में, हर एक पॉइंट में आपको पॉइंट व्यू से जो है देने की कोशिश किया है और इसका कारण यही है कि जो बच्चे पॉइंट के अंतर्गत कार्य करेंगे उनको फुल मार्क्स आएगा। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम भी जो है अपना एग्जामिनर भी जो है अपना एग्ज़ाम जब चेक करता है तो उसकी भी नज़रिया बदल गई है। अब वहाँ पर जो है बड़े बड़े पैसेज की जगह पर वो लोग जो है पॉइंटों को ही चेक करते हैं और जिन बच्चों ने पॉइंट लिखा होता है वो दो चार पढ़ते हैं तो समझ में उनको अच्छे से आ जाता है तो उनको फुल में से फुल मार्क्स दे दिया जाता है। और पैराग्राफ आप लिखते हो तो शायद आपको जो है नंबर आधे से आधे ही मिले, लेकिन अगर आप पॉइंट व्यू पे चलते हो तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आपने देखा ही होगा 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन में मैंने सिर्फ पॉइंटों पे ही चर्चा किया है और ये आपको पॉइंटों ही नोट करवाने के लिए कहा है। दोस्तों इस पॉइंटों को जो है अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है, तभी जाके जो है आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि यूट्यूब पे भी तो ये सेव ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहते हैं लिखने से भी शब्दों का हमें ज्ञान होता है। आपके लिए तिरपान सेंटर हमेशा ही सहायता फुल रहेगा, हेल्पफुल रहता है, हमेशा ही आपके लिए कार्य करता है। तो आपका भी फ़र्ज़ बन जाता है कि आप भी तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करें और हेल्प करने के लिए कुछ नहीं करना है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। देखिए दोस्तों शेयर करने से 2 बातें साफ़ हो जाती है। एक तो तिरपान स्टडी सेंटर का मदद भी हो जाती है क्योंकि इससे दूसरे बच्चे तक पहुँच भी जाता है वीडियो, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही एम है कि हर वीडियो जो हर बच्चे तक पहुँचे और उसका लाभ उठा सके। अगर उनको अच्छा लगेगा तो देखेंगे, नहीं लगेगा वो इग्नोर कर देंगे। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है आप व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लगाइए, इससे जो है उन बच्चों तक मिलेगा। जिनको देखना होगा, जिनको समझ में आएगा वो देखेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा वो इग्नोर कर देंगे। आपने अपना कार्य किया, तिरपान सेंटर ने अपना कार्य किया। कहते हैं अच्छी बातें ग्रहण करना होता है, ठीक है, जो ग्रहण करे वो महान होता है, जो ग्रहण ना करे वो बेकार होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो है ये दूसरा चैप्टर भी ख़त्म होता है। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे
और एक 8 क्वेश्चन लेके या 9 क्वेश्चन लेके, तो आप इसके लिए बने रहना होगा त्रिपाण स्टडी सेंटर के लिए। और ये तब आपको पता लगेगा कि अगला वीडियो किसकी है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सोचिए नहीं, तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए।